कल जो हमने देखा था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो था वहां तक देखा था। आज उसके आगे देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। ये काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है। इसके अंदर क्या क्या ध्यान रखना है, ये जो प्रिंसली स्टेट्स थे। प्रिंसली स्टेट आपको कल बताया था मैंने, जैसे ये भारत है, एक सेंटर होता है और बाकी जो छोटे छोटे जो राज्य हैं उन सबको प्रिंसली स्टेट बोलते हैं, रजवाड़े बोलते हैं। उन सभी रजवाड़े यानी प्रिंसली स्टेट्स का एक फेडरेशन बनाने की बात की गई, ऑल इंडिया फेडरेशन। उन सभी को मिला के एक संगठन बनाएंगे, लेकिन बाद में क्या हुआ, ये संगठन क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो इसके अंदर पावर्स थी, जैसे मैंने आपको बताया था स्केड्यूल। शेड्यूल 7 भाग, अनुसूची कहते हैं इसको, शेड्यूल को जो 7 उसमें लिस्ट यानी कि सूचियां दी हुई है, यानी जो पावर है वो डिवाइड कर रखी है किसके, यूनियन जिसको सेंटर कह सकते हैं। सर आवाज थोड़ी कम आ रही है। जो शेड्यूल 7 है, अनुसूची 7 जो अभी के संविधान कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर क्या लिस्ट दी गई है, सूची। इसके अंदर क्या जो पावर होती है उसको डिवाइड कर रखा है किसके बीच में, एक तो था सेंटर, एक था स्टेट, और एक थी कॉन्करेंट। यानी कि ये सेंटर वाली जो लिस्ट है इसमें सिर्फ सेंटर ही कानून बनाएगी, स्टेट वाली में जो राज्य है वो, और कॉन्करेंट यानी दोनों मिलकर उस पे पावर मतलब कुछ नियम कायदे बना सकते हैं। वैसे ही उस टाइम पे क्या जो पावर थी उसको डिवाइड कर दिया था किसके बीच में, एक तो सेंटर में, एक था सेंटर में जो डिवाइड किया उसको बोलते थे फेडरल लिस्ट, जिसमें 59 आइटम थे, यानी 59 तरीके की ऐसी चीजें थी जिसमें सेंटर कानून बना सकता था। एक थी प्रोविंशियल लिस्ट जिसमें 54 आइटम थे, एक थी कॉन्करेंट जिसमें दोनों सेंटर और प्रोविंस मिलकर बना सकते थे इसको, जिसमें 36 मतलब आइटम थे। रेजिडुअरी पावर, रेजिडुअरी पावर मतलब क्या होती है, जो इन लिस्ट के अलावा, जैसे मान लो ये 59, 54 और 36, इनके अलावा जो चीज बच गई उसको रेजिडुअरी यानी जो बची हुई शक्तियां हैं, शेष शक्तियां, उसमें डाल दिया गया, और ये शक्तियां किसके पास छोड़ दी गई, वायसरॉय। ठीक है। हमने ये पढ़ा था कि 1919 के अंदर प्रोविंसेस के अंदर क्या लगा दी गई थी, डायरकी लगा दी थी, यानी कि द्वैध शासन। जैसे कि आज की डेट में हम देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा होता है दो भागों में, दो भाग। प्रोविंसेस के अंदर क्या लगा दी थी, डायरकी लगा दी थी, द्वैध शासन। जैसे हमने 1784 में पढ़ा था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाए थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाए थे, यानी पावर्स को अलग अलग तोड़ दिया था कि कुछ चीजें ये मैनेज करेंगे, कुछ चीजें ये मैनेज करेंगे। वैसे ही प्रोविंसेस में 1919 के अंदर डायरकी को शुरू किया था, लेकिन अब उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है, यानी कि सब चीजों से मुक्त, यानी कि वो खुद से अपने फैसले डिसीजन ले सकते हैं। तो प्रोविंस यानी कि प्रांत, प्रांतों के अंदर स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी, यानी खुद को मतलब काम करने की शक्ति उनको प्रदान कर दी गई। और इसमें क्या हुआ, जो गवर्नर है, गवर्नर को मंत्री की सलाह से कार्य करना आवश्यक था, ऐसा इसमें एक्ट में बोला गया था। लेकिन ये सब क्या कहने की बात थी, 1937 में लागू हुई और 39 के अंदर इसको समाप्त कर दिया गया। प्रोविंसेस के अंदर डायरकी को तो क्या कर दिया गया, खत्म। लेकिन डायरकी किधर लगा दी, सेंटर के अंदर, सेंटर के अंदर डायरकी यानी द्वैध शासन, दो, डाई का मतलब दो होता है, आरकी का मतलब क्या होता है, शासन। तो डायरकी को स्थापित कर दिया गया सेंटर में। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 6 आउट ऑफ 11 प्रांत प्रोविंसेस
टोटल 11 प्रोविंस थे, उसमें से 6 के अंदर क्या लागू कर दिया गया, बाई कैमरलिज्म। बाई कैमरलिज्म का मतलब क्या होता है, दो सदन, जैसे कि आज लोकसभा और राज्यसभा होता है, वैसे सदनों को दो दो उसमें तोड़ दिया था। तो कहाँ कहाँ 6 कौन से थे उनका नाम याद रखना आपको। एक तो था बंगाल, यहाँ लिखा हुआ है बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और यूनाइटेड प्रोविंस, जो आजकल यूपी कहलाता है उसको यूनाइटेड प्रोविंस बोलते हैं। ये तो था पहले का। अब इससे क्या हमें आज की चीज भी याद रखनी है। आज की डेट में क्या है, प्रेजेंट में 6 ऐसे राज्य हैं यानी स्टेट्स हैं जहाँ पे क्या है, दो सदन है। दो सदन कौन से, एक तो जिसको कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको आप बोलते हो विधानसभा, और एक उसमें क्या होती है, विधान परिषद होती है। जिसको आप बोलते हो लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो आज की डेट में से 6 राज्य हैं जहाँ पे ये दोनों दो सदन चलते हैं राज्य के अंदर। तो कौन कौन से, एक तो है यूपी, एक है बिहार, एक है महाराष्ट्र, एक है कर्नाटक, एक है तमिलनाडु, एक है आंध्र प्रदेश। ये 6 राज्य याद रखना जहाँ पे आज क्या चलती है, दो सदन चलते हैं। पहले भी कितने थे, 6 थे, जिस 11 प्रांतों में से 6 थे जहाँ पे दो सदन चलते थे। जो सेपरेट इलेक्टोरेट था, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, यानी पहले जैसे मुस्लिम्स को अलग किया वोट देने के लिए, फिर एंग्लो इंडियन सिख और उनको अलग किया गया था 1919 के तहत, वैसे 1935 के अंदर कुछ और कास्ट है, कुछ और लोग हैं जिनको अलग कर दिया गया। सेपरेट इलेक्टोरेट, जैसे कल समझाया था, अगर मुस्लिम मुस्लिम समुदाय से कोई खड़ा होता है चुनाव लड़ने के लिए, तो वो बंदा भी कौन होगा, मुस्लिम होगा। और इसको वोट देने वाले लोग भी सिर्फ मुस्लिम ही होंगे, कोई दूसरा वोट नहीं दे सकता। इसी को क्या कम्युनल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। तो अब की बार किसको, शेड्यूल कास्ट, एससी, महिलाएं और लेबर यानी जो वर्कर होते हैं उनको और एक्स्ट्रा, मतलब उनको भी अलग कर दिया गया। इसके एक्ट के अंदर और क्या हुआ था कि एक्सटेंड कर दिया फ्रेंचाइज। फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है, फ्रेंचाइज का मतलब होता है वोटिंग, यानी वोट देने का अधिकार जो होता है उसको क्या और बढ़ा दिया गया। अब वोट देने का अधिकार किसको था, सिर्फ 10% जो पॉपुलेशन थी भारत की उसी को था। ये 10% कौन से लोग थे, जिनके पास काफी सारा पैसा है, काफी सारी पावर है, कोई राजा महाराजा है या फिर किसी की अप्रोच से आया है, तो ये वो 10% लोग थे। हर किसी को वोटिंग राइट नहीं था। ये एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखने की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी कब, 1 अप्रैल 1935 को। ये चीज याद रखना। कहाँ पे हुआ था, ये कलकत्ता में। और इस एक्ट के तहत क्या बनाया गया था, एक तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हम स्टेट पीसी है, जैसे आपके गुजरात में जीपीएससी है, राजस्थान में आरपीएससी होता है, तो स्टेट वाले जो कमीशन है उसको फेडरल, सॉरी फेडरल हो गया यूनियन वाला। फेडरल मतलब क्या होता है, यूनियन का, जैसे आज की डेट में यूपीएससी है। प्रोविंस ये प्रांत, प्रांत वाला कौन सा हो गया, एसपीएससी जो आज की डेट में, इनको बनाया गया। और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कोई ऐसे राज्य, दो ऐसे राज्य होते हैं जिनका एक ही कमीशन होता है, तो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया। मतलब कुल मिला के यह पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया। कहाँ कहाँ था, स्टेट था, यूनियन में था, और दोनों दोनों जगह पे, यानी ज्वाइंट हो गया।
और एक इम्पोर्टेंट चीज थी, यहाँ पे फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई, कहाँ पे? दिल्ली के अंदर। कब? 1937 के अंदर। 1935 के अधिनियम के तहत एक चीज ये भी थी कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं? क्योंकि आज की डेट में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका 75% हिस्सा इसी से लिया गया है। तो आज हमारा संविधान है उसका 75% या उससे भी ज्यादा भाग हमने 1935 अधिनियम से क्या करा है? कॉपी पेस्ट किया है। उन्नीस सौ पैंतीस अधिनियम के तहत ही हमने एक और चीज की थी। बर्मा, जिसको आज की डेट में हम क्या म्यांमार बोलते हैं। म्यांमार को हमने क्या भारत से अलग कर दिया था? म्यांमार 1935 से पहले इंडिया का एक पार्ट था। ये भी एक याद रखिए। अब एक आखिरी एक्ट आ जाएगा, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। भारत को आजादी 47 में मिली थी। ये एक्ट कब आया था? 20 फरवरी 1947 को। उस टाइम ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन था? क्लीमेंट एटली। उसने ये बोला कि 30 जून 1948 को ब्रिटेन का पूरा रूल समाप्त हो जाएगा भारत से। इस एक्ट में क्या था कि इंडिया को क्या डिक्लेयर कर देंगे? इंडिपेंडेंट और सोवरेन स्टेट का 15 अगस्त 1947। ये शब्द है सोवरेन। सोवरेन का मतलब क्या होता है? सोवरेन का मतलब होता है कि किसी दूसरे राज्य का प्रभाव नहीं होगा उसके डिसीजन पे। मान लो मैं कुछ आज डिफेंस की डील करता हूँ तो कोई मुझे रोक नहीं सकता कि तुम जो कर रहे हो वैसे, मतलब तुम्हारी कुछ भी स्वतंत्रता है। ठीक है, ये मतलब होता है सोवरेन का। और जब भारत पे राज खत्म हो गया तो वाइसरॉय की जरूरत नहीं है, तो वाइसरॉय की पोस्ट को क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। और जितनी भी चीजें थी जैसे गवर्नर जनरल, वाइसरॉय की बात है, यही सबको खत्म कर दिया गया जो ब्रिटिश किंग द्वारा अपॉइंट किया जाता था। दूसरी चीज, इस एक्ट में क्या कहा गया कि आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना सकते हो। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसको क्या कहते हैं? संविधान सभा। इस संविधान सभा का काम क्या होगा कि अगर ब्रिटेन के लोग चले जाएं तो उसके बाद ये आपका संविधान बनाने में मदद करेगी, आपका देश कैसे आपको चलाना है उस सब के लिए मदद करेगी। ये लिखा हुआ है कि संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की बात की गई। टू डोमिनियंस। टू डोमिनियन कौन कौन से थे? एक तो था इंडिया और एक था पाकिस्तान। दो थे कि वो अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन अपना सकते हैं या फिर जो हमने दिया वो भी कर सकते हैं, या फिर कोई चीज उन्हें नहीं पसंद वो हटा सकते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट वाली। तो यही था कि 1935 जो अधिनियम था, तो अपने चाहते तो उसमें से चीजें अपना सकते हैं, कहीं और से चीजें हटा सकते हैं, जो करना हम कर सकते हैं। तो हमें संविधान सभा बनाने की अनुमति भी मिल चुकी थी जो हमारे आगे चल के क्या बनाएगी? कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। और जब सब चीजें खत्म हो गई तो एक पोस्ट हमने क्रिएट की थी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो ब्रिटेन के कैबिनेट का एक मिनिस्टर होता है, उसको भी क्या कर दिया गया? हटा दिया गया।
एक चीज याद रखनी है कि 1947 के टाइम पे जो वाइसरॉय था उसका नाम क्या था? लॉर्ड माउंटबेटन। ये आखिरी ब्रिटिश वाइसरॉय था भारत में। ये कौन था आखिरी ब्रिटिश वाइसरॉय? इसके बाद ये पद को खत्म कर दिया था। एक और था, पहला इंडियन और आखिर इंडियन जो वाइसरॉय बना उसका नाम याद रखना है। इस अधिनियम में क्या बोला गया? प्रोक्लेम। प्रोक्लेम मतलब क्या होता है? घोषणा करना। लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंसी ओवर इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। इसका मतलब क्या होता है? ब्रिटिश पैरामाउंसी यानी ब्रिटिश की सर्वोच्चता, यानी ब्रिटिश का राजा खत्म हो चुका है। किससे? इंडिया के ऊपर से। इंडिया के जो भी रजवाड़े थे, प्रिंसली स्टेट, प्रांत वगैरह, सबको क्या कर दिया गया? मुक्त कर दिया गया। और बोला कि दो डोमिनियन बनाए जाएंगे, एक तो इंडिया और एक पाकिस्तान। और उनके लिए उनको चॉइस दी गई, या तो आप एक दूसरे के साथ रह सकते हो या अलग अलग रह सकते हो। और ये बोला गया कि जब तक आप अपना संविधान नहीं बनाते तब तक आप क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत काम कर सकते हो। और जैसे ही संविधान बन जाएगा तो आप इसको चाहो तो रख सकते हो वरना हटा भी सकते हो। और जो टाइटल था कि भारत का वो राजा यानी एम्परर ऑफ इंडिया, इंग्लैंड के राजा की उपाधि भारत का सम्राट, ये अब क्या हट चुका था, मतलब ब्रिटेन के जाने के बाद। माउंट बैटन जो था उसी के टाइम पे बंटवारा हुआ था, किसका? इंडिया और पाकिस्तान का। यही था कि पूरी हिस्ट्री थी संविधान की। जो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी वहां से शुरू होती है और धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी पे कंट्रोल करना शुरू करती है। जो 1773 का एक्ट आता है यहाँ से शुरुआत होती है, जिसको रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। और फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो जाती है 1858 के अंदर। यहाँ से क्राउन का रूल शुरू हो जाता है। यहाँ पे कौन थी? ईस्ट इंडिया कंपनी थी। 1858 से क्राउन यानी कि ब्रिटेन की महारानी का शासन शुरू हो जाता है। और फाइनली 1947 आता है जब वहाँ पे क्या मिल जाती है? आजादी मिल जाती है। और अब यहाँ पे हम खुद का संविधान बनाना शुरू करेंगे। ये अभी तक जो भी पढ़ा है आपको हिस्ट्री थी, यानी कौन कौन से अधिनियम आए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और अब जब हमें पावर मिल गई है खुद का संविधान बनाने की, तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1947 के बाद से। नमस्कार शर्मा जी। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग यार, ये इतने कम बच्चे क्यों ज्वाइन करते हैं? क्या पता सर। सॉरी, लिंक तो रोज वो ही रहता है मीटिंग का। जी। ये क्यों ऐसा नाटक करते हैं कि इन्हें लिंक नहीं मिलता? चलो कोई ना, आप पढ़ाओ और ब्रजेश को बोलो कि इनको बताए यार कि लिंक तो रोज सेम ही रहता है। जी सर।
जैसे हमने देखा अभी तक हिस्ट्री क्या थी संविधान की, अब हम ये देखेंगे संविधान बनने का जो प्रोसेस है वो शुरू कैसे हुआ। तो इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले डिमांड पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या मांग उठती है किसकी, संविधान सभा मांग उठाती है किसकी, मतलब संविधान बनाने की। तो सबसे पहले यही मांग उठती है कि संविधान सभा हमें मतलब अनुमति दो कि हम संविधान बना सकते, उसके लिए संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का हमें चांस दो। तो 1935 अधिनियम के तहत उन्होंने हमें चांस दिया। अब संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कार्य कैसे करेगी, क्या करेगी, उसके बारे में हम देखेंगे। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, उद्देश्य, यानी हम संविधान बना रहे हैं तो हमारा उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो कि जवाहरलाल नेहरू लेके आते हैं संविधान मतलब सांसद के अंदर, वो हम देखेंगे। भारत चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा किए गए परिवर्तन, यानी कि क्या क्या जो 1947 का हमने एक्ट पढ़ा, उसके बाद क्या क्या चेंज आने शुरू होते हैं। फिर कौन कौन सी कमेटी बनाई गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा अलग अलग कार्य करने के लिए, वो हम देखेंगे। इनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान को लागू करने की बात आएगी, इनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और क्रिटिसिज्म, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कार्य तो किया लेकिन कोई ना कोई उसकी बुराई भी तो करेगा कि उसने वो बुरा काम किया, ये भी कर सकते थे। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वो हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि डिमांड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा की गई 1934 1934 में, याद रखना। आइडिया जो था सबसे पहले कि संविधान बनाने के लिए हमें एक असेंबली यानी कि एक सभा का गठन करना है। तो ये आइडिया किसने दिया था, याद रखना, एम एन रॉय ने। एम एन रॉय कौन थे, पायनियर थे कम्युनिस्ट मूवमेंट के। पायनियर मतलब क्या होता है, जो सबसे किसी चीज को बढ़ावा देता है पहली बार, उसे पायनियर कहते हैं। हिंदी में उसको बोल देते हैं प्रवर्तक। ठीक है, तो एम एन रॉय का एक सबसे पहला ये याद रखना, 1934 में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का आइडिया दिया था सबसे पहले। और इन्हीं को क्या कहा जाता है, पायनियर ऑफ द कम्युनिस्ट मूवमेंट, साम्यवादी आंदोलन के प्रवर्तक। फिर 1935 के अंदर क्या होता है, 34 में एम एन रॉय ने आइडिया दिया। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस पहली बार ऑफिशियल, यानी कि ऑफिशियल का मतलब क्या होता है, कागज के रूप में, यानी कि प्रस्ताव वगैरह रख के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा की मांग करती है कि जो आगे चल के क्या बनाएगी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। तो 1935 में पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस ये बात करती है। फिर आगे हम देखेंगे 1938, ये सारी डेट याद रखना। जवाहरलाल नेहरू ऑन बिहाफ ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हुए जवाहरलाल नेहरू क्या बोलते हैं कि संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फ्री इंडिया must be framed without outside interference by a constituent assembly elected on the basis of adult franchise। कहने का मतलब ये है कि संविधान जो फ्री इंडिया यानी आजाद भारत का है वो कौन बनाएगा, वो खुद से हम बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा का गठन करके। संविधान सभा का गठन कैसे होगा, एडल्ट फ्रेंचाइज पे। फ्रेंचाइज मैंने आपको बताया था वोटिंग के राइट। एडल्ट मतलब क्या, वयस्क, यानी कि जो मतलब उम्र में जिन जो मतलब वोट देने लायक है जिनकी उम्र। तो संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनेगी उसको सबसे पहले हम वोटिंग से मतलब सब मिलकर उसको बनाएंगे। और ये फिर आगे जाके हमारा क्या बनाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। इसके अंदर किसी बाहर की ताकत का इंटरफेरेंस नहीं होगा, यानी कोई हमें ये नहीं बोलेगा तुम ये कर लो। यानी कि ये सारी आजाद भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है कौन बनाएगा, हम खुद बनाएंगे। ये कब किसने बोला, 1938 जवाहरलाल नेहरू ने बोला। फिर फाइनली क्या होता है कि अगस्त ऑफर आता है 1940 के अंदर। ये अगस्त ऑफर क्या है कि इसके अंदर मान ली जाती है भारत आजाद कब हुआ था, 1947 में। लेकिन ये बात कब चल रही है कि हमें संविधान सभा बनाने की अनुमति दी जाए। तो ब्रिटेन से अभी तक बात चल रही है। तो 1940 के अंदर ब्रिटेन एक ऑफर मतलब एक जो मान लो कमीशन लेके आता है अगस्त ऑफर, जिसके अंदर क्या ये संविधान सभा की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग है ये क्या मान लेता है ब्रिटेन।
ब्रिटेन इसकी डिमांड क्या कर लेता है, मान लेता है। अगस्त ऑफर याद रखना कब आया था, 1940 के अंदर। यहाँ ये लिखा हुआ है कि डिमांड फाइनली एक्सेप्ट कर ली गई ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, कब, अगस्त ऑफर 1940 के अंदर। उन्नीस सौ बयालीस के अंदर क्या होता है, एक और मिशन आता है जिसका नाम है कैबिनेट मिशन। कब आता है, 1942 के अंदर। इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स। इसमें क्या 3 जने थे, ये नाम चेंज कर लेना, वो गलत बोला मैंने। 1942 में पहले आता है क्रिप्स मिशन, इसके अंदर 3 लोग थे। एक तो थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, एक थे एवी अलेक्जेंडर, एक का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा। 1942 में क्या क्रिप्स मिशन आता है, जो कि मेंबर कैबिनेट जो होता है इंडिया का, मतलब ब्रिटेन का जो कैबिनेट है उसका एक पार्ट होता है, मतलब ब्रिटेन सरकार द्वारा भेजा जाता है। इसमें क्या बोला गया, फ्रेमिंग ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन टू बी अडॉप्टेड आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। जनरली क्या होता है कि वर्ल्ड वॉर 2 जब हुई थी उसमें इंडिया को क्या जबरदस्ती पार्ट बना दिया था। इंडिया नहीं चाहता था किसी से लड़ना, लेकिन जबरदस्ती ब्रिटेन गवर्नमेंट बोल रही थी अगर आप वर्ल्ड वॉर 2 में हमारा साथ देते हो तब हम आपको परमिशन दे देंगे, आपको संविधान बनाना है, हम आपको आजाद कर देंगे। ये सब ऐसे लालच देके इंडिया से अपना काम करवा लिया था। तो यही बोला गया 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, जो बोलता है कि अगर आप वर्ल्ड वॉर में हमारा साथ देते हो तो उसके बाद आप संविधान बना सकते हो, हम आपको आजाद कर देंगे। लेकिन मुस्लिम लीग जो थी उस टाइम पे, उसने क्रिप्स का जो प्रपोजल था वो क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। उन्होंने ये बोला कि हमें इंडिया से अलग होना है। 2 ऑटोनॉमस स्टेट्स में, एक इंडिया बनेगा एक पाकिस्तान बनेगा, और उनका खुद का अपना संविधान सभा होगी जो खुद से अलग अलग राज्य बनाएगी। ये क्रिप्स मिशन कौन लेके आया था, स्टैफोर्ड क्रिप्स लाया था। वो 3 जो मैंने बताया तुमको मत याद रखना। फाइनली जो कैबिनेट मिशन है, सबसे पहले कौन सा आया था, अगस्त ऑफर आया था। इनकी तारीख याद रखना, 1940। फिर कौन आता है, क्रिप्स मिशन आता है, जिसकी तारीख है 1942, सन 1942। फिर आता है कैबिनेट मिशन, 1946। इसके अंदर क्या हुआ था, ये था वो 3 मेंबर वाली कमेटी कैबिनेट मिशन, जिसके अंदर कैबिनेट मिशन के अंदर क्या था 1946 में, इसमें 3 लोग थे। एक तो था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ये 3 लोग थे। इसको इंडिया में भेजा गया, क्या कि कैबिनेट मिशन ने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया आपकी डिमांड, क्या बनाने की, संविधान सभा बनाने की। ठीक है, और हमें बेसिक फ्रेमवर्क यानी मूलभूत जो ढांचा जिसको कहते हैं, आपको बेसिक बेसिक चीजें बता दें कि आपको कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। और इसको बनाने के लिए जो बॉडी बनाई उसका नाम था संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और कैबिनेट मिशन जो आया था 1942 के अंदर, क्या हुआ था कि जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग ने बोला हमें अलग होना है इंडिया से, यानी कि 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो 1946 के अंदर क्या था, कैबिनेट मिशन के अंदर इस डिमांड को क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। मुस्लिम लीग की जो डिमांड थी उसको क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया कि 2 नेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे 2 नेशन थ्योरी है, ये नहीं चलेगी, यानी आप अलग अलग नहीं कर सकते।
फाइनली फिर क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है। ये डेट याद रखने है आपको, नवंबर 1946 के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है। किस मिशन के तहत? कैबिनेट मिशन प्लान के तहत इसको बनाया जाता है। ठीक है, ये डेट याद रखना, नवंबर 1946। अब हम देखेंगे कि कैबिनेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, उसके अंदर क्या क्या चीजें हुई थी। जो टोटल स्ट्रेंथ है, हमने ये बोला था ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को चुन के लाएंगे एडेड फ्रेंचाइज के बेसिस पे, तो इसमें क्या आते हैं, 389 मेंबर्स टोटल हमने सेलेक्ट किए थे। 389 मेंबर्स में से 296 तो कौन से थे, ब्रिटिश इंडिया के थे। 93 कौन से थे, प्रिंसली स्टेट के थे। ब्रिटिश इंडिया के अंदर फिर से लोगों को तोड़ दिया था, एक तो था 292, 292, और एक थे चार, ये 11 प्रोविंसेस थे टोटल। मैंने बताया था ना, 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंस, जिसमें इसमें क्या थी, दो शासन थे, मतलब बाई कैमरलिज्म था। वैसे 11 जो थी ब्रिटिश इंडिया की, मतलब ब्रिटिश मतलब द्वारा जो कंट्रोल की जाती थी एरिया, 11 प्रोविंसेस थी। उसमें टोटल 292 लोग चुन के आए थे, और 4 थी चीफ कमिश्नरी। जैसे आज की डेट में हम यूनियन टेरिटरी पढ़ते हैं, दिल्ली, चंडीगढ़ वगैरह, तो उस टाइम पे 4 चीफ कमिश्नरी थी। 4 कौन सी थी, एक तो दिल्ली था, एक कुर्ग था, एक था अजमेर, एक था अजमेर मेरवाड़ा वाला रीजन, एक और था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम। तो ये सीट्स का जो एलोकेशन है, याद बलूचिस्तान। क्या, बलूचिस्तान। एक जो चौथा जो चीफ कमिश्नरी था वो बलूचिस्तान था। जैसे यूनियन टेरिटरी होती थी, वैसे उस टाइम पे ये इनको क्या, चीफ कमिश्नरी बोलते थे। ये सीट्स का जो एलोकेशन है, इसको याद रखना। कितनी सीट थी ब्रिटिश इंडिया के पास, कितनी थी, 296। 93 थी प्रिंसली स्टेट के पास। प्रिंसली स्टेट क्या थे, रजवाड़े थे, यानी राजा महाराजा वाले। वो क्या डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं थे ब्रिटिश के, वो क्या डायरेक्ट मतलब राजा महाराजा डायरेक्ट बात मान लेते थे, इसलिए उस पर कंट्रोल नहीं करते थे ब्रिटिश। और ब्रिटिश इंडिया वो जगह थी जहाँ पे मतलब ब्रिटेन वालों का पूरा कब्जा था, जिसमें 292 11 प्रोविंसेस में थी, और 4 किसमें थी, चीफ कमिश्नरी में थी। जो वोटिंग का सिस्टम था उस टाइम पे क्या था कि 10 लाख लोग हैं, उसके ऊपर क्या, एक वोट मिलता था। यानी 10 लाख लोग अगर वोट दे, मतलब वोट दे रहे हैं, तो यानी जो खड़ा हो रहा है चुनाव लड़ने के लिए, उसको एक सीट मिल जाएगी। चुनाव उस टाइम कैसे होते थे, इनडायरेक्ट इलेक्शन होते थे। डायरेक्ट इलेक्शन मैंने आपको बताया था, डायरेक्ट इलेक्शन में क्या होता है कि अगर मैं वोट डाल रहा हूँ, मान लो ये मैं हूँ, ये वोट डाल रहा हूँ, तो डायरेक्ट मेरा जो चुना हुआ बंदा है वो डायरेक्ट आ जाएगा लोकसभा के अंदर। और इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन में क्या होता है, मैंने अगर वोट डाला इस बंदे को, तो ये फिर आगे वोट डालेगा किसी दूसरे बंदे के लिए, और वो फिर आगे जाएगा, जैसे राज्यसभा के अंदर होता है। यानी मेरे द्वारा डायरेक्ट नहीं चुना गया उसको। तो उस टाइम पे क्या चलता था, इनडायरेक्ट इलेक्शन चल रहा था। जो सीट्स थी इंडिया की, वो देखो किसमें तोड़ रखी थी। एक तो थे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ऐसे अलग अलग मतलब वोटिंग तोड़ रखी थी। हिंदू के अलग वोट्स थे, मुस्लिम के अलग थे, सिख्स के अलग थे। जो रिप्रेजेंटेटिव था ईच कम्युनिटी का, वर टू बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव कम्युनिटी। जैसे मैंने आपको बताया था, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जो जिस समुदाय का उसी को वोट देगा, उसी का व्यक्ति खड़ा होगा। तो उस टाइम पे भी यही चल रहा था।
जो नॉर्मल देखो 11 प्रोविंसेस थे ब्रिटिश इंडिया वाले, वहां पे तो क्या होता था, इनडायरेक्ट वोटिंग होती थी। और जो प्रिंसली स्टेट थे यानी राजा महाराजा थे, वो क्या करते थे, नामित करते थे, यानी डायरेक्टली अपना बता देते थे ये हमारी जगह जाएगा, नॉमिनेट इसको बोलते हैं। वहां पे कोई वोटिंग वगैरह का सिस्टम नहीं था। ये लिखा है यहाँ पे कि प्रिंसली स्टेट क्या करते थे, नॉमिनेट करते थे। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली संविधान सभा थी, वो क्या थी, पार्टली इलेक्टेड। ये लोग थे जो इलेक्शन के थ्रू आए हैं, और पार्टली नॉमिनेटेड। इनको राजा महाराजा क्या करते थे, डायरेक्टली नाम बता देते, नॉमिनेट आगे पहुंचा देते। आगे लिखा है कि मेंबर्स जो इनडायरेक्टली इलेक्ट हुए बाय द मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबली themselves were elected on a limited franchise। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर एक व्यक्ति को हमने चुना, इनडायरेक्ट इलेक्ट किया, तो ये आगे जिसको चुन रहा है, और सिंपल सी ये बात ये है कि मान लो मैंने किसी व्यक्ति को चुना, आगे वो उसी व्यक्ति को चुनेगा जिसके पास कोई पावर है, सपोर्ट है, या फिर कोई खास बंदा है। देखो यहाँ पे लिखा है लिमिटेड फ्रेंचाइज। इसका मतलब ये है कि ऐसे लोग ही सेलेक्ट हो रहे हैं जिनके पास या तो खूब सारा पैसा है, जमीन है, या फिर वो राजा महाराजा के खानदान से, ऐसे टाइप का। इधर लिखा है मेंबर्स बट टू बी इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। यानी ऐसे मेंबर जो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते थे, किसके द्वारा, प्रोविंशियल असेंबली के लोगों द्वारा। वो खुद भी लिमिटेड फ्रेंचाइज, यानी कि ऐसे लोगों द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं जिनके पास खूब सारी पावर है, या फिर वो कोई स्पेशल लोग है ब्रिटेन की नजर में, उन लोगों द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। तो एक तरीके से क्या, पार्शियल टाइप का ये वोटिंग था। फिर एक चीज हमें ये याद रखनी की, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे, उन्होंने कहाँ से चुनाव लड़ा था, ईस्ट बंगाल से चुनाव लड़ा था। ठीक है। एक पॉइंट ये याद रखना कि गांधी जी संविधान सभा का पार्ट नहीं थे। गांधी जी का कोई लेना देना नहीं था संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 296 सीटें थी जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस द्वारा थी। ये चुनाव हुआ कब था, जुलाई अगस्त 1946 को। इंडियन नेशनल कांग्रेस, अलग अलग पार्टी थी, एक तो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, एक मुस्लिम लीग थी, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस को कितनी 208 सीटें, यानी मेजोरिटी इन्हीं के पास थी, और मुस्लिम लीग को सिर्फ 73 सीट मिली। तो फाइनली इनको सीट कम मिली, तो इन्होंने क्या, रोना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा कि ये चुनाव गलत हुआ, बॉयकॉट करने की बात की गई। और छोटे मोटे जो ग्रुप थे अलग अलग कम्युनिटी के, उनको कितनी 15 सीटें मिली। 93। जो प्रिंसली स्टेट थे, उनके पास कितनी 93 सीट्स थी। उन्होंने क्या बोला कि हमें ज्वाइन नहीं करना, हमें अलग ही रहना है। यही है, 93 seats allocated to princely state were not filled as they decided to stay away from the constituent assembly। यानी उन्होंने चुनाव लड़ने से मना किया, उनकी जो सीट्स थी वो पूरी कैसी खाली पड़ी थी। Although the constituent assembly was not directly elected, यानी indirect election हुआ था उन लोगों का, people of India on the basis of adult franchise, the assembly compromise। वही चीज मैंने आपको बताई कि अलग अलग जो इम्पोर्टेंट लोग थे, उन्होंने अपने हिसाब से लोगों को चुन के भेज दिया। यानी कि कुछ ऐसा, ना तो डायरेक्ट इलेक्शन था, ना ही उनके मतलब सबकी मतलब वोटिंग, मतलब क्या बोल सकता हूँ कि मतलब सबको वोट देने का मौका भी नहीं मिला। उन्होंने बस अपने हिसाब से चीजों को आगे बढ़ा दिया।
दूसरी चीज ये हुई थी कि उसमें सभी संप्रदाय के लोगों का मतलब सभी मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर सारे मतलब धर्म के लोग मतलब नहीं थे, इक्वली रिप्रेजेंट नहीं हो रहे थे। मान लो हिंदू ज्यादा है, मुस्लिम कम है, ऐसा हो रहा था। तो यही लिखा हुआ है कि असेंबली कॉम्प्रोमाइज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी। कॉम्प्रोमाइज का मतलब क्या होता है कि मतलब अब हिंदी मेरे को नहीं आती। कॉम्प्रोमाइज मतलब होता है किसी एक चीज को मतलब वंचित रह जाना, मतलब सारे समुदाय हिंदू मुस्लिम सिख इन सबको बराबर वोटिंग का राइट नहीं, मतलब बराबर लोग नहीं थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, कोई ज्यादा कोई कम था। तो असेंबली के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट लोग थे उस टाइम के वो सब थे, एक्सेप्ट ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी पार्ट नहीं थे इस संविधान सभा का। इंपॉर्टेंट लोग कौन से, जैसे जवाहरलाल नेहरू वगैरह, ये सब पार्ट थे संविधान सभा का। संविधान सभा में जो टोटल जितनी भी सीट्स थी उसमें कौन थी, 15 महिलाएं थी। 15 महिलाओं के नाम आपको याद रखने हैं। एक तो थी अम्मू स्वामीनाथन, दक्षायनी वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा जीवराज मेहता, कमला चौधरी, लीला रॉय, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी अमृत रॉय। ये नाम याद रखना, राजकुमारी अमृत रॉय। रेणुका रेड्डी, सरोजनी नायडू याद रखना, सुचेता कृपलानी याद रखना, विजय लक्ष्मी पंडित याद रखना, एनी मेस्करेन याद रखना। विजय लक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर थी। अब हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो बनी उसकी मीटिंग वगैरह कैसे हुई, उन्होंने कैसे काम करना शुरू किया था। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी, चुनाव वगैरह हो गए, सीटें वगैरह मिल गई। अब इनकी जो पहली मीटिंग थी, इसको याद रखना है। फर्स्ट मीटिंग इनकी कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। मुस्लिम लीग ने इसको बॉयकॉट किया था, क्यों, उनको सीटें मिली थी, उनका सारे मतलब मुस्लिम लीग क्या थे, मतलब उनके जो लोग थे मुस्लिम वो कम थे, इसलिए उन्होंने बॉयकॉट किया। और उनकी एक ही उनका मकसद था कि हमें अलग होना है भारत से। यही उन्होंने बात की कि मीटिंग को बॉयकॉट किया और यही बोला कि हमें सेपरेट स्टेट चाहिए पाकिस्तान को, पाकिस्तान का। इसीलिए जो पहली मीटिंग थी वो सिर्फ और सिर्फ 211 लोगों ने अटेंड की थी। इसको भी याद रखना। एक चीज मीटिंग के अंदर क्या होगी, मीटिंग जब शुरू होगी वहां पे आपको एक स्पीकर चाहिए होगा। जैसे राज्यसभा लोकसभा में एक ऊपर बैठते हैं, जैसे ओम बिरला बैठते हैं। तो सबसे पहले जो पहले दिन जो सेलेक्ट मतलब जिसको स्पीकर बनाया गया उसका नाम था, देखो उसको सबसे पहले जो बोलते हैं वो बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम का मतलब क्या होता है, टेम्पररी। ये चीज आज भी होती है, जब भी नया सत्र मतलब पहली बार जब कोई सरकार बनती है तो प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, मतलब जितने भी सिलेक्टेड लोग हैं उनमें से। क्यों, ताकि ये जो असली जो स्पीकर बनने वाला है, जो मतलब जैसे ओम बिरला बने उससे पहले प्रोटेम बनाएंगे। अब ये प्रोटेम क्या करेगा, सबको शपथ वगैरह दिलाएगा और फिर वो जो ओरिजिनल स्पीकर है वो सबकी मतलब संविधान की मतलब प्रक्रिया को शुरू करेगा। तो ये होता है प्रोटेम स्पीकर। जो जिसको चुना गया उसका नाम था डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। इन्हीं को ही क्यों बनाया गया, फ्रांस के अंदर एक चीज होती है, जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उसको क्या बना दिया जाता है, मतलब उसको सबसे पहले मतलब इलेक्ट कर दिया जाता है। तो सबसे ओल्ड मेंबर कौन थे उस टाइम, सच्चिदानंद सिन्हा। इसीलिए उनको प्रोटेम यानी टेम्पररी स्पीकर बना दिया गया। फिर बाद में इन्होंने किसको सेलेक्ट किया, जो हम याद रखते हैं, याद रखना हमें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये हमारे क्या थे, आजाद भारत के पहले प्रेसिडेंट थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया गया क्या, प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली, संविधान सभा के जो पहले प्रेसिडेंट बनाए गए, कौन बनाए गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सिमिलरली एच सी मुखर्जी, ये भी याद रखना, और वीटी कृष्णमाचारी, इनको क्या बनाया गया, वाइस प्रेसिडेंट असेंबली का। असेंबली के अंदर देखो क्या था, एक तो प्रेसिडेंट था और उसके अंडर में दो वाइस प्रेसिडेंट थे। प्रेसिडेंट तो राजेंद्र प्रसाद, वाइस प्रेसिडेंट एक तो थे वीटी कृष्णमाचारी और एक कौन थे, एच सी मुखर्जी। संविधान के सलाहकार के रूप में अपॉइंट किया गया किसको, बी एन राव को। इनको क्या बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बनाया गया।
पहली मीटिंग याद रखना कब, 9 दिसंबर 1946। ये इंपॉर्टेंट है। इस मीटिंग के अंदर क्या क्या हुआ, ये सब हुआ कि पाकिस्तान ने बॉयकॉट किया, 211 मेंबर इसमें आए, प्रोटेम स्पीकर बना, फिर उन्होंने परमानेंट जो स्पीकर है राजेंद्र प्रसाद उनको बनाया, एचसी मुखर्जी बेटी कृष्णामाचारी बने और पीएन राव को संविधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। फिर दूसरी मीटिंग कब हुई थी ये भी याद रखना है, कब, 11 दिसंबर 1946 को। ये कौन सी थी, सेकंड मीटिंग हुई थी। अब उद्देश्य प्रस्ताव से अपने कल पढ़ेंगे। समझ आए? माइक की प्रॉब्लम आ रही है। नहीं सर, कंप्लीट हो गया। प्रोजेक्ट माइक की प्रॉब्लम हल्का है। मेरे से तो कंप्लीट है सर। हाँ, मेरे से तो कंप्लीट है। तुम्हारे कान बड़े हैं ना, ये हो सकता है। हेलो कैंडिडेट, कैसे हो माजदा टीम? आज मैं वैसे सोच रहा था, मुझे भी यूएसबी है ना, इस पे अपना यूएसबी वाला, क्योंकि ये मोबाइल वाला ही पोर्ट है ये लगभग, है ना। ट्राई करके देखो, क्या पता चल जाए, है ना। अभी बाद में ट्राई करके देखते हैं। कैसे बता रहे हैं, ठीक है ना। फिर बच्चे क्यों नहीं आ रहे, ये बात नहीं समझ आ रही। बताओ, नीचे को आ रहा, नीचे नहीं। सर हाइट नहीं आ रही है। हाइट नहीं आ रही है तो क्या करो। चलो बेटा, हमारे कंप्लीट ગુડ મોર્નિંગ। આજથી આપણે રિઝનિંગ ચાલુ કરીશું, બરાબર છે। એમાં આપણો ટોપિક છે Bagu. કોડિંગ ડીકોડિંગ। કોડિંગ ડીકોડિંગ એટલે શું? કોડિંગ ડીકોડિંગ એટલે કોઈ પણ આપણે શબ્દ છે, કોઈ પણ વાક્ય છે, એને આપણે છુપી રીતે લખી શકીએ, બરાબર છે। ધારો કે હું લખું છું કાઉ, હવે મારે કાઉ ને કાઉ નથી કહેવું, તો હું એને ABC કહી દઉં, તો આ શું થયું? આને શું આપ્યો? કોડ આપ્યો। અને જ્યારે આ આવ્યું આપણે સોલ્વ કર્યું, તો આનું શું થયું? શું કર્યું આપણે? ડીકોડ કર્યું, બરાબર છે। કોડિંગ ડીકોડિંગ ના ટાઈપ છે, પહેલું છે લેટર કોડિંગ, બીજું છે નંબર કોડિંગ, डायरेक्ट कोडिंग,
સબસ્ટિટ્યુશનલ કોડિંગ અને છેલ્લું છે કંડિશનલ કોડિંગ. બરાબર, આપણે ચાલુ કરશું લેટર કોડિંગ થી. ધારો કે હું તમને એક આટલે વર્ડ આપું છું કે એ સી અને ઈ ને શું લખે છે બી ડી ઈ. તો ડી એફ એચ ને શું લખાય? હવે આ તો આપણને ખબર નહીં પડે કે કેવી રીતે કોડિંગ કર્યું છે, બરાબર છે. તો એના માટે આપણે બે વસ્તુ જોવાની છે. એક જોવાનું છે આલ્ફાબેટ પોઝિશન અને બીજું જોવાનું છે ઓપોઝિટ પોઝિશન. બરાબર, આલ્ફાબેટ પોઝિશન એટલે શું? જ્યારે તમે કોડિંગ ડીકોડિંગ કરો છો ત્યારે તમારી બુકમાં હંમેશા A to Z અને એની પોઝિશન લખેલી હોવી જોઈએ. ક્યાં તો બુકમાં પોઝિશન લખો યા તો A to Z ની પોઝિશન યાદ રાખો. કેવી રીતે યાદ રાખશું? હંમેશા કોડિંગ ડીકોડિંગમાં એબીસીડી આપણે જ્યારે આલ્ફાબેટ લખીએ તો આવી રીતે લખાય A to M આટલે ને પછી નીચેથી ઊંધું જવાનું N to Z. બરાબર છે. હવે A ની પ્લેસ વેલ્યુ છે 1 2 બરાબર, આ છે તમારી A to Z ની પ્લેસ વેલ્યુ. તમને આ બધી યા તો યાદ રહેવી જોઈએ પ્લેસ વેલ્યુ, યા તો પછી એને તમે જ્યારે પણ સોલ્વ કરવા બેસો કોડિંગ ડીકોડિંગ કે રીઝનિંગ નું આખો સબ્જેક્ટ, તો ત્યારે તમારે આ લખેલું હોવું જોઈએ તમારી નોટમાં કે તમે જે પેજમાં પ્રેક્ટિસ કરો છો તેમાં. બરાબર છે. એક આ વસ્તુ યાદ રાખવાની છે અને બીજી વસ્તુ શું યાદ રાખવાની છે? ઓપોઝિટ પોઝિશન. ઓપોઝિટ પોઝિશન મતલબ A નું ઓપોઝિટ શું છે? Z. B નું શું છે? Y.
C નું X, D નું W, E નું V, F U, G T, H S, I R, J Q, K P, L O અને M N. બરાબર. હવે આને યાદ કેવી રીતે રાખશું? યાદ રાખવાની હું ટ્રીક બતાવું છું. જેમ કે બરાબર. એટલે Z Y X W V U G S R U P O અને N. બરાબર. આને યાદ કે A અને Z તો યાદ રહેશે. કેવી રીતે? કે A to Z આપણે બોલીએ છીએ A to Z. BY boy, CX જે તમે લોકો પહેરો છો ક્રોક્સ, બરાબર. DW ડ્યુ, EV ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ, બરાબર. F ના બે રીતે તમે યાદ રાખી શકો. F અને U ને એક છે ફાલતુ અને બીજું છે ફન. બેમાંથી તમારે જે યાદ રાખવું હોય તે. GT કેવી રીતે યાદ રાખશો GT ને? તમે ગેમ રમો છો GTA Vice City, તેની બધી GT યાદ રહે, બરાબર. HS હની સિંહ, IR ઇન્ડિયન, રેલવે. JQ જયપુર ક્વીન, બરાબર. KP સુરત વાળા છે એને ખબર હશે KP કોલેજ. LO હવે જો LO અને EV લવ જે છે તેને હું વચ્ચેથી તોડી નાખું, બરાબર છે. તો આ LO એકબીજાના શું થઈ ગયા? ઓપોઝિટ. અને EV પણ શું થઈ ગયા? એકબીજાના ઓપોઝિટ. તો મતલબ એક વર્ડ યાદ રાખીને આપણે બે વસ્તુના શું ઓપોઝિટ મળી જાય ને. MN તો મેન, બરાબર. આ બે વસ્તુ હંમેશા કોડિંગ ડીકોડિંગમાં તમારે યાદ રાખવી પડશે. લખી દો. ખબર પડે છે ઓનલાઈન વાળા? હા. આ બે વસ્તુ લખી દો પછી આગળ સમજાવો. લખાય જાય એટલે કહેજો.
ની ખબર પડે ત્યાં મને પૂછજો. લખાઈ ગયું? લખાઈ ગયું? ઓનલાઈન ક્લાસીસ વાળા લખાઈ ગયું આ બે વસ્તુ? હા. ઓકે, ચલો હવે આપણે આ ક્વેશ્ચન જોઈ લો. એ સીઈ છે અને બી ડી લખાય છે, તો ડી એફ એચ ને શું લખાશે? તો પહેલા એ જોવાનું કે એનું શું થયું, બી થયું, એટલે શું થયું +1. સી નું શું, જો એનું શું થયું બી, મતલબ શું થયું +1. પછી સી નું શું થયું ડી, સી નું ડી થયું તો શું થયું +1. અને ઈ નું શું રહ્યું, ઈ જ રહ્યું, સેમ જ રહ્યું, તેમાં કોઈ ફેરફાર થયો નહીં. બરાબર, તો આમાં શું આવશે સેમ. હવે કોડિંગ ડીકોડિંગમાં જે તમને કોડિંગ ડીકોડિંગ આપ્યું છે એ જ પેટર્ન થી આપણે જે પૂછ્યું છે એ શોધવાનું. મતલબ એ નું બી થયું +1 થયું તો ડી માં પણ શું થશે +1. તો ડી માં +1 કરીને શું આવશે, ઈ આવશે. પછી આમાં શું થયું, બીજામાં પણ સી +1, તો એફ માં પણ શું આવશે એફ +1, શું આવશે જી. ને એચ નું શું રહેશે, આમાં ત્રીજામાં શું થયું છે, ઈ નું ઈ જ રહ્યું છે, તો આમાં પણ શું રહેશે ઈ નું સોરી એચ નું એચ. તો તમારો આન્સર શું આવ્યો, ઈ જી એચ. બરાબર છે, ની ખબર પડે ત્યાં પૂછજો. એકવાર પાછું એક્સપ્લેન કરો. જો તમને પૂછેલું શું હતું, એ બી અને ઈ, એનું આપેલું શું હતું કોડિંગ, સોરી એ ડી ઈ હતું ને, એ સી ઈ, અને એનું આપેલું શું હતું
બી ડી અને ઈ પૂછેલું શું હતું ડી એફ એચ બરાબર હવે કોડિંગ ડીકોડિંગમાં હંમેશા જોવાનું કે આની સાથે આનું કોડિંગ કેવી રીતે થયું છે આની સાથે આનું કોડિંગ કેવી રીતે થયું છે અને આની સૌથી પહેલું આપણે આ જોવાનું બરાબર છે કે આનું આની સાથે તો એ અને બી વચ્ચે કેટલો ગેપ છે આપણે એબીસીડી જ્યાં લખી તો એ અને બી વચ્ચે કેટલો ગેપ છે એકનો +1 થાય છે a +1 કરીએ તો b આવે પછી c +1 કરીએ તો d આવે બરાબર c +1 કરીએ તો શું આવે d આવે હા ને ઈ માં શું ઈ નું એને શું રાખ્યું ઈ જ રાખ્યું મતલબ ત્રીજો જે લેટર છે તે શું રાખ્યો સેમ જ રાખ્યો છે બરાબર તો હવે આ જે એને કોડિંગ ડીકોડિંગ કર્યું છે આપણે એ જ પેટર્ન થી આનું કોડિંગ ડીકોડિંગ કરશું જેમ કે આમાં એને શું કર્યું છે +1 તો આમાં પણ આપણે શું કરશું +1 તો ડી +1 કેટલું થશે એ ઈ હા પછી આમાં c +1 કર્યું છે તો આમાં પણ આપણે શું કરશું f +1 કેટલું થશે જી જી હા અને આમાં ઈ નું ઈ જ રાખ્યું છે ત્રીજામાં તો આપણે h માં પણ શું કરશું h નું એચ h એટલે આન્સર શું આવ્યો ઈ જી એચ ઓકે હા ખબર પડી હા બીજું આપો જો હોર્સ છે એને લખ્યું છે GNQRD અને તમને પૂછ્યું છે PLANE તો શોધો કે આનો આ કેવી રીતે કોડિંગ એ કરે છે કે કઈ પેટર્ન થી ચાલે છે એ શોધીને મને કહો કે H થી G કેવી રીતે આવે છે O થી N કેવી રીતે આવે R થી Q S થી R અને E થી D બધામાં માઇનસ નથી ચાલો જો H થી શું છે G H થી G આપણો આટલે H છે ને આટલે શું છે G જૂની ખબર પડે તો બીજો એક તમને આઈડિયા આપું જે તમને ઉપર લેટર આપ્યા છે એની પ્લેસ વેલ્યુ લખી દેવાની મતલબ H ની પ્લેસ વેલ્યુ છે 8 O ની છે 15 R ની છે 18 S ની છે 19 અને E ની છે 5 બરાબર
બરાબર. અને નીચેની જે આપેલી છે જી ની કેટલી છે 7, એન ની 14, ક્યુ ની 17, આર ની 18 અને ડી ની 4. બરાબર. હવે આપણે પ્લેસ વેલ્યુ લખી દીધી તો શું દેખાયું કે આટલે ઉપર 8 છે ને નીચે શું છે 7. તો શું થયું -1. ઉપર 15 છે નીચે 14 છે તો શું થયું -1. ઉપર 18 છે નીચે 17 છે શું થયું -1. ઉપર 19 છે નીચે 18 છે શું થયું -1. ઉપર 5 છે નીચે 4 છે શું થયું -1. તો સેમ પેટર્ન શું થાય છે બધા જ લેટરમાં -1 થાય છે. તો એવી જ રીતે આપણે આમાં બી પી ની 16, એલ ની 12, A1, L12 અને E5. બરાબર. હવે આપણે શું કરવાનું છે બધામાં -1 તો એટલે 16 નું શું થઈ જશે 15, 12 નું 11. હવે જો 1 છે 1 ની આગળ તો આપણે કશું નથી તો 1 માં -1 કેવી રીતે કરશું તો હંમેશા આમ જવાનું. બરાબર. આ લૂપ આખું આમ ચાલ્યા કરે, આમ થી લઈને આમ ચાલ્યા કરે, આમ ઊંધું કે તો આમ થી લઈને આમ ચાલ્યા કરે. બરાબર. તો એમાં -1 શું થઈ જશે z મતલબ 26 એટલે 11 સોરી એટલે l નથી n છે. બરાબર. n ની કેટલી આવશે પ્લેસ વેલ્યુ 14 તો એટલે શું થઈ જશે 13 અને આની 4. બરાબર. હવે 15 પ્લેસ વેલ્યુ પર કોણ છે 15 પ્લેસ વેલ્યુ કોની છે O. ઓની તો એટલે શું આવશે ઓ. પછી 11 પ્લેસ વેલ્યુ કોની છે K. 26, Z. 13 M. M. અને 4. D. તમારો આન્સર શું આવ્યો ઓ કે ઝેડ એમ અને ડી. D. ખબર પડી આમાં हाँ. હવે એબીસીડી હું પૂછી કાઢું છું તમારા લોકો હવે જે ક્વેશ્ચન લખું તમારે જાતે આન્સર આપવાનો છે. બરાબર. ચાલો મને આનું કહો પૂજાનું છે KLLQZ
તો રિંકલ નું શોધવાનું. મેમ બીજી પેન યુઝ કરો ને જેડથી બરાબર નથી દેખાતું. એવું છે, હા કરવું. આ દેખાય છે બ્લુ? હા મેમ. ઓકે. દેખાય છે ને બ્લુ? ડાર્ક હા હવે દેખાય છે. શોધો. તમને આમાં બે આપ્યા છે. આનું કોડિંગ આ થાય છે, આનું કોડિંગ આ થાય, તો બંનેની પેટર્ન સેમ જ હશે, પેટર્નમાં કોઈ ચેન્જ હશે નહીં. તો આ બંને જે પેટર્ન ફોલો કરે છે એ જ રીતે આપણે રિંકલ નું શોધવાનું છે કે રિંકલ નું કોડિંગ કેવી રીતે થશે. આપ્યું ને? એવું નથી, બે ક્વેશ્ચન તમને ક્વેશ્ચનમાં બે કોડિંગ ડીકોડિંગ બી આપે, પણ બંને એક જ પેટર્ન ફોલો કરતું હોય. ખબર પડે છે કઈ પેટર્ન ફોલો થાય છે? હા. શું ફોલો થાય છે? શું થાય છે? જ્યારે પી નું કે જોયું તો પહેલું શું આવ્યું? ઓપોઝિટ આવ્યું મગજમાં? હા મેમ. બરાબર. પછી ઓ નું એલ જોયું, પછી ઓ નું એલ જોયું તો એ પણ ઓપોઝિટ છે. આગળ જોયું તો એ પણ ઓપોઝિટ છે. જે ક્યુ જોયું એ પણ ઓપોઝિટ છે અને એ ઝેડ પણ શું છે? ઓપોઝિટ છે. પણ પહેલા આપણે તો શું કરીએ? હંમેશા કોડિંગ ડીકોડિંગ કરીએ તો પહેલા તો શું કરીએ કે શું પ્લસ માઇનસ થાય છે કે નહીં. તો પી થી કે જઈએ, પી ની પ્લેસ વેલ્યુ છે 16, કે ની પ્લેસ વેલ્યુ છે 11, તો કેટલા થયા? -5. હા. બરાબર. પછી ઓ ની પ્લેસ વેલ્યુ છે 15, 12 ની પ્લેસ વેલ્યુ છે સોરી એલ ની પ્લેસ વેલ્યુ છે 12, તો કેટલા થયા? -3. ઓ ની પાછી છે 15, એલ ની 12, કેટલા થયા? -3. જે ની પ્લેસ વેલ્યુ કેટલી છે? 10. ક્યુ ની 15. ક્યુ ની 15, ક્યુ ની પ્લેસ વેલ્યુ 17, સર તો કેટલા થયા? +7.
અને a ની 1 26 કેટલા થયા -1 બરાબર. હવે આપણે આનું તો શોધી લીધું, હવે આ જ સેમ પેટર્ન આમાં ફોલો થાય છે કે નહીં જોવી પડે, બરાબર. n ની કેટલી આવે 14, i ની આવે 9, d 4, h 8 અને i 9, બરાબર છે. m 13, r 18, w ની કેટલી આવશે 23. s ની 19 અને r ની 18, બરાબર. હવે આમાં 14 માં 14 અને 13 કેટલા થયા -1 +9 4 અને 23, ક્યાં તો શું થશે 4 અને 23 છે, પ્લસ કેટલા કરવા પડે 4 અને 23 માં, તો તે 4 માં કેટલા પ્લસ કરીએ તો 23 આવશે 19, યા તો +19 કરું યા તો માઇનસ શું કરું, કારણ કે આમ બી તો જશે એટલે ડી છે. આમ છે તો આટલે 4 છે તો 1 2 3 4 5 6 7, તો -7 બી કરી શકાય, બરાબર. 8 અને 19 કેટલા, પણ આ બંનેનું જે છે પેટર્ન સેમ આવતી નથી, તો આપણે એના પરથી આ તો શોધી શકીએ જ નહીં, એટલે પ્લસ માઇનસ વાળું ભૂલી જવાનું, પછી એ જોવાનું કે ઉપર નીચેનું ઓપોઝિટ આવે છે, તો ઓપોઝિટ આવે છે, બરાબર. તો આપણે ઓપોઝિટ લેશું p નું k, તો r નું શું આવશે ઓપોઝિટ, r નું ઓપોઝિટ શું આવશે I. i, પછી i નું ઓપોઝિટ R. n નું, M. k નું, P. a નું, Z. l નું, O. બરાબર. હવે બીજું ઓપોઝિટ તમને પૂછું છું, આનું ઓપોઝિટ મને કહો, IRGGSR. મને લખી દેવા દો બધા પહેલા. ચાલો મને આ ચારે ચાર નો ઓપોઝિટ કહો.
શોધાઈ ગયા ચારે ચાર ના? हाँ मैम। ચલો આનું શું આવશે? આર નું આઈ, आई આઈ નું આર, आर ડી નું डब्ल्यू ડી નું ડબલ્યુ, એચ નું એસ एस આઈ નું આર आर બરાબર. ચાલો એટલે જે નું क्यू ઈ નું वी એન, एम સી, एक्स વાય, बी એટલે ડી, ડબલ્યુ ઈ, ડબલ્યુ ઈ, વી वी ઈ वी આવશે વી પછી વી ઈ નું ઈ એ, ઝેડ Z એસ, એચ એચ, S આઈ, R આર એટલે આઈ, આર એસ, H એચ એ, Z એન, M આઈ, R કે, P કે. Z ઓકે. હવે હું તમને લોકોને રેન્ડમલી કોઈના પણ ઓપોઝિટ પૂછું છું, તમારે મને કહેવાના છે. બરાબર? હા ડબલ્યુ, ચાલો ડબલ્યુ નું શું થશે? D ક્યુ નું J આઈ, ઓ, કે, એન, એક્સ, એક્સ, સી, આર, આર, D 11:20 પણ મારો નહીં કરવાનો, મારો ઉપવાસ એચ. બરાબર. ઓપોઝિટ ક્લિયર થઈ ગયા? ચાલો હવે
ટીચર ને આવી રીતે લખાય છે તો ફ્રેન્ડ્સ ને કેવી રીતે લખાશે? બોલો. જો એટલું જોયું કે સી સુધીનું બધું સેમ જ છે. TEAC સુધીનું બધું શું છે? સેમ જ છે. પછી શું કર્યું છે? EB સેમ જ છે, ખાલી ચેન્જ શું થયું છે? H આટલેનો આટલે જતો રહ્યો છે અને R આટલે જતો રહ્યો છે. તો આપણે આમાં પણ સેમ જ કરશું. આ FRIE શું રહેશે? સેમ જ રહેશે. D પણ શું રહેશે? સેમ રહેશે. N આટલે જતો રહેશે, S આટલે જતો રહેશે. તો તમારો આન્સર શું આવ્યો? FRIESBN. બરાબર? ચલો બીજું લખું છું. પ્રોફેસર નું શું થશે? શોધો. જો આમાં બહુ મગજ નહીં દોડાવવાનું. પહેલા નીચે જે તમને કોડિંગ નું ડીકોડ જે કરીને આપ્યું છે તેમાં એટલું જોયું કે ઉપર જે લેટર છે એ જ લેટર બધા નીચે છે. બરાબર? ઉપર જે તમને બેકગ્રાઉન્ડ માં જેટલા પણ લેટર છે એ જ લેટર તમને ઉલટ સુલટ કરીને આપ્યા છે. બરાબર? તો એ જ જોવાનું કે કયો લેટર ક્યાં ઉલટ સુલટ કર્યો છે એ જ જોઈને પછી આ પ્રોફેસર નું ચેન્જ કરો. હિન્ટ આપું, જ્યારે આવી રીતે આવે ત્યારે તમારે ઉપર પ્લેસ વેલ્યુ નહીં પણ આવી રીતે નંબર લખી દેવાનો. બરાબર? હવે જોવાનું કે એક નંબર પર કોણ છે? બી. તો નીચે બી ક્યાં આપ્યો છે? આટલે. તો ત્યાં લખી દેવાનો 1 નંબર. પછી બીજા નંબર પર કોણ છે? એ. તો એ ક્યાં આપ્યો છે? સી. પછી કે અને જી. ખબર પડી? એટલે થયું શું છે? એને વચ્ચેથી આખો એ બ્રેક કરી દીધો છે શબ્દને અને આખી ક્રોસ પેટર્ન બનાવી. સેમ આવી જ રીતે આર કેટલા નંબર પર છે? 6 પર. તો એટલે 6. ઓ 7 8 and 9 અને ડી
10 આમાં પણ સેમ વસ્તુ થઈ છે બરાબર તો આમાં પ્રોફેશનમાં આપણે સેમ કરશું વચ્ચેથી શબ્દને શું કરશું તોડી નાખશું 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 જ છે તો 5 5 તોડી નાખશું બરાબર P આટલે આવી જશે R આટલે O F અને E અને S S તમારો હાથ ટચ થાય હા S S I O અને N ઓકે તો તમારું આનું કોડિંગ શું થયું E F O R P N O I S બરાબર હજી એક લખો આવો જ લેમન નું આપ્યું છે ક્લસ્ટર નું શોધવાનું છે આમાં તમને બે આપ્યા છે બીહોલ્ડ અને ઇન્ડીડ અને કોર્સ નું શોધવાનું છે CSRET પેટર્ન એટલે વચ્ચેનું સેમ રહે છે બાકી બધા પહેલાની બે આન્સર આવશે આવ્યો ઓનલાઈન વાળા આન્સર આવ્યો જો આમાં પહેલી પેટર્ન એ છે કે આ બંને ક્રોસ થાય છે આ સેમ રહી છે અને આ બંને શું થાય છે ક્રોસ બરાબર તો આમાં પણ સેમ થશે આ બંને ક્રોસ થશે આ શું થશે પણ
પણ હા ઉપર લેટર ઓછા હતા, આમાં લેટર વધારે છે, તો શું થશે? શું થશે? આ સેમ રહેશે, આ ત્રણ એ થશે ULC અને RET, બરાબર? એક આ પોસિબિલિટી છે અને બીજી પોસિબિલિટી શું છે? અગર તમને આ આન્સર નથી આપ્યો અને નીચે ઓપ્શનમાં તમને આ નથી આપ્યું તો બીજી પોસિબિલિટી શું છે? તો જો તમે એ જોવ છો કે E5 12 13 14 અને 15 એને લેમનને જ અસેન્ડિંગ ઓર્ડરમાં પ્લેસ વેલ્યુ ગોઠવી છે, બરાબર? 5 12 13 14, બરાબર? તો આપણે આમાં પણ એવું કરી શકીએ, C3L12 U21 S19 T20 E5 અને R18, બરાબર? તો એને અસેન્ડિંગ ઓર્ડરમાં કેવી રીતે ગોઠવશું? પહેલા તો શું આવશે? C જ આવશે, પછી E, પછી L, R, S, T અને U, બરાબર? આ બે આન્સર તમારા આવી શકે. આનું જો થોડું જે પેટર્ન આની છે એ જ સેમ આની પણ આવવી જોઈએ. ઓનલાઈન વાળા ખબર પડે છે તમને આમાં? હા. તો આ બંનેનું શોધો કે આ બંનેમાં કઈ પેટર્ન ફોલો થાય છે અને કોર્સનું પછી શોધીને કહો મને. આન્સર તમારે લોકોએ આપવાનો છે. ચાલો આમાં શું થયું છે? બી ની પ્લેસ વેલ્યુ કેટલી? 2, E ની 5, H8, O15, L12 અને D4, બરાબર? તો આમાં 2 4 5 8 12 અને 15,
આમાં પણ શું થયું છે? ચડતા ક્રમમાં જ ગોઠવાયું છે. બી હોલ્ડ ને જે લોકોએ બી હોલ્ડમાં જે લેટર હતા એને શું કર્યું છે? અસેન્ડિંગ ઓર્ડરમાં ચડતા ક્રમમાં ગોઠવા છે. હવે એ ચેક કરવાનું છે કે જે પેટર્ન એ લોકોએ આમાં ફોલો કરી છે એ જ સેકન્ડમાં બી ફોલો થઈ છે. તો શું I 9 N 14 D 4 E 5 E5 અને D 4 4 4 5 5 9 14 સેમ પેટર્ન ફોલો થઈ છે ચડતા ક્રમમાં. તો આમાં પણ આપણે શું કરશું? ચડતા ક્રમમાં જ ગોઠવશું લેટરને. 3 15 21 18 19 અને 5. તો પહેલા શું આવશે? 3 મતલબ સી. શિટ. POURS. પહેલા શું આવશે? 3 એટલે સી, પછી ઈ 5, પછી 15 ઓ આર 18 એસ 19 અને યુ કેટલો આવશે છેલ્લે? એટલે તમારો આન્સર શું આવશે? CEORSU. ઓકે, આજે કોડિંગ રેકોર્ડિંગ જે સમજાયું ખબર પડી? ઓનલાઈન વાળા હા મેમ. કાલે હવે તમને હું આજે જે સમજાવ્યું તે અને આગળ હવે આપણે જે નવું નવું કરવાનું છે કાલે હું ક્વેશ્ચન આપીશ તમને. એ ક્વેશ્ચન તમારા લોકોએ સોલ્વ કરવાના છે. બરાબર? ઓકે. કેમ? તમારે કહેવાનું છે? મારો રીઝનિંગ તો વિદ્યાર્થીઓ તો આવતીકાલે આપણે રીઝનિંગ નો લેક્ચર છે અને અને ઈશાનો છે ઈશા ગુજરાતી. ગુજરાતી ભણવાનું છે આપણે. આપણે હવે શરૂઆતથી વાંચતા કેવું હતું કે વાંચતા તો આપણે થોડું શું શું પૂછાશે એના વિશે ભણ્યા હતા અને ટફ ટોપિક ભણ્યા હતા. હવે આપણે શરૂઆત કરવાની છે શરૂઆતથી, હે ને? તો એટલે બધાને કેમ હજુ ફરીથી ખાસ ટાઈમ પર જોઈન થઈ જવાનું અને 10 વાગે એટલે તૈયારી રાખો. 5 મિનિટ પહેલાની તૈયારી રાખો. જેવા 10 વાગે એટલે લિંક પર ટાઈપ થઈને જોઈન થઈ જાઓ. બાકીના તમામને બધાને કહી દો કે જેથી કરીને આપણે શરૂઆતથી સિલેબસ ચાલુ કરી શકીએ. ઓકે? ચાલો મળીએ આવતીકાલે. હા યાર એનું કરવું પડે. એમ